नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि आपको कोरोना बीमारी से जुड़े हर पहलू से वाकिफ करवाएं। नई स्टडी, नई रिसर्च की जानकारी लेकर आते हैं। देश और विदेश के जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो बीमारी के बदलते स्वरूप और वैक्सीन के ट्रायल से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करें। मकसद आपको डराना नहीं है, जागरूक करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले रुक कर रहे हैं आज की टॉप स्टोरी का। भारत में बन रही वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। कोवैक्सीन के फेज 1 ट्रायल के नतीजे उम्मीद जगाने वाले हैं। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहा है। इस वैक्सीन के फेज 1 के ट्रायल के रिपोर्ट विदेशी जर्नल मेड आर्काइव में आए हैं और इन नतीजों में दावा किया गया है कि ये सुरक्षित और असरदार है और कोई गंभीर साइड इफेक्ट अब तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अभी वैक्सीन का पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, यानी थर्ड पार्टी रिव्यू अभी नहीं हुआ है। उसके बाद ही वैक्सीन के अप्रूवल का रास्ता जो है वो साफ हो पाएगा। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी खास मेहमान डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स की। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब यही जानना चाहूंगी कि ये कोवैक्सीन से जुड़ी हुई काफी अच्छी खबर आई है, काफी उम्मीदें जगा रहे हैं। कोई खास साइड इफेक्ट जो है वो फेज 1 का जो ट्रायल है उसमें देखने को नहीं मिला है, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर। एब्सोल्युटली, ये एक तो सबसे पहले बड़ी राहत की खबर ये है कि रिजल्ट्स तो ठीक ठाक हैं और अच्छे हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि हमें ये देखना है कि ये वैक्सीन का जो हमने फेज 1 का ट्रायल किया है ये 375 लोगों में किया था, जिसमें 375 लोगों में से 300 लोग हमारे जो थे वो मेन आर्म में थे जिनको कि वैक्सीन मिला था, और 75 लोग ऐसे थे जिनको कि प्लेसिबो मिला था। तो हमने फेज 1 में ये भी देखा कि सेफ्टी भी ठीक थी और इम्यूनोजेनेसिटी भी ठीक थी। हालांकि फेज 1 में हम केवल हमारा पर्पस होता है सेफ्टी को देखना, पर अगर फेज 1 के ट्रायल जो है अगर अच्छे आते हैं तो हम फेज 2 में जाते हैं। तो फेज 1 का ट्रायल हमने देखने के बाद हम फेज 2 में गए। हालांकि ये ट्रायल बड़ी नेचर का था, इसको भी हमने मिडवे हॉल्ट किया एंड रेगुलेटर्स ने फेज 3 के लिए अप्लाई किया। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी इसकी जानकारी दी बेसिकली कि जब हम फेज 2 ट्रायल में जाते हैं और उसको छोटा करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फेज 1 के रिजल्ट्स को देखें और साथ में उसको फेज 2 के रिजल्ट्स के साथ में कंबाइन करें। तो ये स्टडी फाइनली जाके फेज 3 ट्रायल में चली गई, जिसमें कि हम लगभग 26,000 के लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं। इसमें इनरोल किया हमने 26,000 इंडिविजुअल्स को, एंड बहुत सारी साइट्स में 26 के करीब साइट्स भी हैं अक्रॉस इंडिया जहां पे हम लोग इस वैक्सीन की टेस्टिंग करेंगे। सो अभी तक जो नतीजे आए हैं वो तो बहुत भरोसा दिलाने वाले हैं, क्योंकि हमारी अपनी वैक्सीन है, ICMR इसमें है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठेगा, जैसे आपने कहा कि काफी उम्मीद जगाने वाले नतीजे हैं, लेकिन ये कंपनी का दावा है। अभी यहाँ पर अगर हम बात की जाए, ये इंटरिम रिपोर्ट है, अभी थर्ड पार्टी रिव्यू या पीयर रिव्यू जो हुआ है वो नहीं हुआ है। तो क्या अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हुआ जा सकता है वैक्सीन को लेकर? थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि थर्ड पार्टी रिव्यू हो जाए। डेफिनेटली, हमेशा जो किसी भी वैक्सीन के ट्रायल में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी तो अपना दावा करती ही है हमेशा, परंतु साथ साथ में हमने देखना है कि हर स्टेज में जो एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके क्या कमेंट्स हैं। हमारी जो थर्ड पार्टी रिव्यू है वो बहुत असेंशियल है। इसी वजह से वैक्सीन जो है रेगुलेटर्स के अप्रूवल से ही फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में जाता है करके। तो ये हमें डेफिनेटली जरूर वेट करना चाहिए कि हमारी जो थर्ड पार्टी रिव्यू है दैट शुड बी सक्सेसफुल, ताकि इस वैक्सीन को हम लार्जर स्केल पे हम तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ना केवल एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है कि कितनी इफेक्टिव है ये वैक्सीन, पर सेफ्टी भी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सेफ्टी, एफिकेसी, इम्यूनोजेनेसिटी, ये तीनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है इस वैक्सीन के संदर्भ में। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत क्लोजली हर एक स्टेज के रिजल्ट्स को वॉच करके। इसी सवाल पर डॉक्टर साहब मैं आना चाहती थी, जिस तरह से आपने कहा हर स्टेज का जो नतीजा है उसको हमको क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो थर्ड फेज का जो ट्रायल है उसके नतीजे अभी बाकी हैं, तो इसका मतलब है अभी मंजूरी मिलने में थोड़ा और वक्त लगेगा, वैक्सीन को अभी और इंतजार करना होगा हमें। एब्सोल्युटली, वैक्सीन जहां तक कि मेरा अंदाजा है वैक्सीन करीबन जून तक आएगी हमारे पास में, तब हम दे पाएंगे, क्योंकि फेज 3 ट्रायल्स को भी हम अच्छे से रिव्यू करेंगे। हालांकि कई सिचुएशंस ऐसी होती है कंट्री में जबकि हम इमरजेंसी अप्रूवल के लिए भी अप्लाई करते हैं
इन द कंट्री, क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है तो इसलिए हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दावा करते हैं साथ में। बट इसका ये प्लस पॉइंट जरूर है इस वैक्सीन का कि हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बहुत क्लोजली इन्वॉल्व है, जो कि नजर बनाए हुए है। साथ में हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जो कि अगेन इट्स ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो यहाँ के एक्सपर्ट्स भी क्लोजली इस पे नजर बनाए हुए हैं। तो हमारे अपने वैज्ञानिक भी हैं जो हैं इसमें बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और हर स्टेज पे वो भी इसको रिव्यू करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि जो वैक्सीन हम लाएंगे वो सेफ लाएंगे, इफेक्टिव लाएंगे, और जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनीला गर्ग, कि भले ही थोड़ी देर हो जाए लेकिन वैक्सीन ऐसी आनी चाहिए जो असरदार हो, जो सुरक्षित हो, ताकि पूरी तरह से इम्यूनिटी जो है वो हमारे देश के लोगों को मिल पाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला गर्ग, आप हमसे जुड़ी और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे यहाँ पर साझा की हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी अगली स्टोरी का हम रुख करेंगे। टॉप 2 स्टोरी जो है वो मुंबई से जुड़ी हुई है। मुंबई में लगातार कोविड के मामले घटते जा रहे हैं, रिकवरी रेट भी 93% तक बढ़ा है। कोविड टास्क फोर्स का मानना है कि भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं उनमें मुंबई में हर्ड इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगाने वाली खबर है और एक रिपोर्ट इसकी आपको दिखाते हैं। क्या मुंबई हर्ड इम्यूनिटी देख रही है? 2 दिन से रोजाना 7 मौतें। अप्रैल के बाद पहली बार 2 दिन लगातार सिंगल डिजिट में मौत की संख्या दिखी है। शहर में 766 गंभीर कोविड मरीज हैं। महीनों बाद 1000 से कम पर यह आंकड़ा पहुंचा है। रिकवरी रेट बढ़कर 93%, तो संक्रमण की दर 0.21% तक कम हो गई है। अस्पतालों में 72% कोविड बेड, तो वहीं करीब 50% आईसीयू बेड खाली हैं। नवंबर महीने से लगातार राहत पहुंचाने वाले आंकड़े मुंबई देख रही है। महाराष्ट्र सरकार की राज्य कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित हर्ड इम्यूनिटी को भी इसके कारण के तौर पर देख रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। तो मुंबई में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे कि बहुत भीड़भाड़ की एरिया में लोग रहते हैं और उन इलाकों से जो है अभी केसेस कम आती हुई दिख रही है। तो स्वाभाविक है ये सोचना कि क्या इन एरियाज में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। मुझे लगता है हर्ड इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इन भीड़ वाली बस्तियों में जरूर आई है। बस हमको यह है कि अभी इनका जो है सीरो सर्वे करके इसके बारे में हमको निश्चित रूप से बताना है। वैसे मुंबई शहर में गिरे तापमान और नए साल के जश्न में कोविड की नई वेव की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोविड मरीजों के लिए अस्पतालों में 80% बेड रिजर्वेशन का पुराना फैसला फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया है और सार्वजनिक जगहों पर मास्क की मुहिम भी तेज है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान डॉक्टर अविनाश भोंडवे हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक बहुत अहम जो खबर है कि ये 7 महीनों के बाद इतना जो कम हुआ है मौतों का आंकड़ा वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अब मुंबई में डेवलप होने लगी है? तरह से देखा जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी ये जो भीड़भाड़ वाले इलाके है, स्लम्स है, उनमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इन इलाकों में पहले से हॉटस्पॉट थे और बहुत ही तो उधर उस एरिया में ये बहुत ही नेचुरल है कि वहां के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पाई जाएगी, मैक्सिमम लोगों में एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। लेकिन उसकी दूसरी बात यह है कि बंबई के जो हाई प्रोफाइल एरिया है या जो कम भीड़भाड़ वाले या सोसाइटीज, बंगलोज या कोई बड़ी एरिया जो है वहां पर लोगों की ये हर्ड इम्यूनिटी आई नहीं है। तो बंबई में कामकाज के दौरान मिक्सिंग रहता है। महाराष्ट्र में और जगह पर भी जो लोग हैं वो अक्सर बंबई आते जाते रहते हैं। तो इसमें से ये जिन एरिया में भीड़भाड़ नहीं है, जो एरिया हाई अगर एलिट एरिया है, वहां पर कोरोना का इन्फेक्शन जाना मुमकिन है। तो इसलिए अगले कुछ हफ्तों में देखा जाएगा। तो जो है अगले के 2-3 हफ्ते जो है उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोरोना का जो महाराष्ट्र में या मुंबई में जो भी आंकड़े हैं वो आप देखे जाएंगे तो 1 नवंबर से वो बहुत ही नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो 0 तक नहीं गए हैं। वो आज बात यह है जो है वो 1 नवंबर से थोड़ा ऊपर नीचे होके वो स्टेबल है, तो वो उसको फ्लैटनिंग ऑफ कर्व बोलते हैं। तो इसमें हो सकता है वो नीचे जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी
आप देखेंगे तो 66% लोग ही मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, 34% लोग मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भीड़ भाड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। अभी लोकल्स अगर शुरू हो जाएंगी या 31 दिसंबर या क्रिसमस का जो फेस्टिवल रहेगा उसमें लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इन बातों से और ट्रैवलिंग की बातों से हो सकता है कि ये इन्फेक्शन एक दूसरे में पहुंच सकता है। और दिसंबर के बाद आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जो आने वाले दिन है, जैसे हमने दिवाली के आसपास भी देखा था कि थोड़े से मामले जो हैं बढ़ गए थे दिवाली दशहरे के आसपास, तो आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है। लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, एम्स के डायरेक्टर ने यहाँ पर कहा है कि 6 महीने में जो ट्रांसमिशन चेन है उसको तोड़ा जा सकता है। तो आपको मुंबई की अगर सिर्फ पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि अब हम उस मुकाम पे पहुंचने लगे हैं कि कम से कम अब तादाद को, मौतों की और जो केसेस की संख्या है उसको काबू में किया जा सके? अभी के आंकड़े देखा जाए तो निश्चित ही ये कम हो रहे हैं, मृतकों भी बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन ये चेन तोड़ने के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे रहते हैं कि जिनमें कोई लक्षण थे, उनका जो डायग्नोसिस है, उनको जो जांच लेना है वो खाली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से होता है। जो भी पॉजिटिव आता है उसके करीब जो लोग आते हैं उनका अगर टेस्टिंग किया जाएगा तो ही जिनको लक्षण नहीं है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, ऐसे लोगों को जांच किया जाता है और उसके बाद उनको आइसोलेट करके अगर रखा तो ही ये कड़ी रोकी जा सकती है। लेकिन इस बात पर ज्यादा तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपसे बात होगी। तो यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि सरकार भी यहाँ पर सख्ती बरत रही है, मास्क को लेकर तैयारी भी नजर आ रही है। अस्पतालों में मुंबई में 80% बेड जो है वो रिजर्वेशन का पुराना फैसला फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया है। तो अगर लोग और सावधानी बरतेंगे तो हो सकता है मुंबई में जो मौतों में काबू आया है, संख्या में काबू आया है, वो आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे। ब्रेक के बाद आपके सवाल होंगे और हमारे साथ होंगे हमारे खास एक्सपर्ट सवालों का जवाब देने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब इस सेगमेंट में हम आपके सवाल लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अविनाश भोंडवे, अध्यक्ष हैं IMA महाराष्ट्र के। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कुल्लू से पूछेंगे समीर। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम समीर है और मैं कुल्लू से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या धूम्रपान करने से कोविड-19 का असर सेहत पर बहुत ज्यादा होता है क्या? धूम्रपान से शरीर पर असर तो होता है हर बात में। धूम्रपान ये अपने फेफड़ों में खराबी कर देता है, अपने गले में खराबी कर देता है। और कोविड का इन्फेक्शन है ये सांस की ही बीमारी है, इसलिए जिनको धूम्रपान की आदत है उनके फेफड़े पहले से ही खराब होते हैं, उनको कोविड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर हो गया तो वो ज्यादा सीरियस हो सकते हैं और बहुत ही गंभीर असर उन पर हो सकता है, उनकी जान पर भी ये बात आ सकती है। अगला सवाल रमा पूछेंगी, रमा ठाकुर नोएडा से। नमस्कार, मेरा नाम रमा ठाकुर है और मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्या कोरोना वायरस महामारी के दौरान रक्तदान करना मेरे लिए सुरक्षित है? बिल्कुल, रक्तदान करना सुरक्षित है। आप जब रक्तदान करने जाएंगे तो आपका चेकिंग कर दिया जाएगा, अगर आप फिट है तो ही ब्लड दिया जाएगा। और बात यह है कि अभी महाराष्ट्र में, भारत में हर जगह पर रक्त की कमी है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान रक्तदान के लोगों ने ज्यादा किया नहीं है। तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर आपको रक्तदान करना है और आप फिट है तो आप डेफिनेटली कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश भोंडवे आपका, आप हमसे जुड़े, आपने जानकारियां साझा की। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये जानकारियां जो हैं काम आएंगी और वो इसका पालन करेंगे। तो इस शो में आज हमारे साथ इतना ही। आप मास्क जरूर लगाएं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और हाथ थोड़ी थोड़ी देर में जरूर धोते रहें। नमस्कार।